नमस्कार। जीएस डेली डोज में आपका हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताया था और हमने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण अधिवेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अधिवेशन की बात करते हैं। बम्बई अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और ये पहला अधिवेशन था। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन ये दूसरा अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इसमें एक प्रमुख घटना ये घटी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित थी, उसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 1890 का कलकत्ता अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। इसके बाद आते हैं 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे और इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में और अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। 1906 में एक बार फिर कलकत्ता अधिवेशन हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा और इसी में दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी पर भी बल देने की बात कही थी। 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में ही हुआ था। इसके बाद आते हैं 1911 का कलकत्ता अधिवेशन महत्वपूर्ण है। विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। इसमें राष्ट्रगान का पहली बार गायन किया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता विशन नारायण दर ने की थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अति महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें दो प्रमुख घटनाएं घटी थीं। पहला, नरम और गरम दल का मिलन हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में। तथा इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन इन तीनों मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1924 का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटक में है। यही एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1929 का लाहौर अधिवेशन भी कई मामलों में महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर 1931 का कराची अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर 1937 का फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर बंगाल में है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फैजपुर बंगाल में स्थित एक गांव है। ओके, तो ये कुछ कांग्रेस के अधिवेशन थे जो अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिवेशन हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं, तो वो आपको जैसे जैसे घटनाएं बढ़ेंगी आपको पता चलता चलेगा, लेकिन ये कुछ ऐसे अधिवेशन थे जो शायद बीच में जिसकी चर्चा हो। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर माइंड में अपने रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की। देखिए, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो सर्वप्रथम कांग्रेस पर 1885 से 1905 तक उदारवादियों का साया रहा। यानी 1885 से 1905 का काल उदारवादी काल कहलाता है। इस काल के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता थे। ये बहुत ही उदार दिल के थे और ये ब्रिटिश सरकार तक अपनी बातों को प्रार्थना पत्र के जरिए, प्रतिवेदन के जरिए और स्मरण के जरिए पहुंचाते थे। यानी ये कोई हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। अहिंसा, जिस प्रकार से महात्मा गांधी की नीति थी, वही नीति इन लोगों की थी। उदारवादी तरीके से ये अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे। इनके इस रवैये से कुछ लाभ भी हुआ और कुछ हानि भी हुई। लाभ की बात करें तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने ही 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना भी की थी।
तो ये कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब आते हैं हम कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं की। देखिए, उदारवादी नेता बहुत ही उदारवादी थे और इनकी उदारवादी नीति की वजह से इनके सभी आंदोलनों में असफलता मिली थी। ठीक है, इनके सभी आंदोलनों में असफलता के चलते उग्रवादी चरण की शुरुआत हुई। उग्रवादी यानी 1905 से 1919 तक का काल उग्रवादी काल कहलाता है और इस काल के प्रमुख नेता थे बाल, पाल और लाल, जिनको त्रिगुट के नाम से जाना जाता है। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल का मतलब लाला लाजपत राय और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार पर अत्यधिक बल दिया। उदारवादियों की तरह भिक्षावृत्ति या प्रतिवेदन या अपनी बात मनवाने के लिए स्मरण का सहारा न लेते हुए स्वदेशी और बहिष्कार पर अत्यधिक बल दिया। इसमें सबसे प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में कुछ बातें अति महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया। इन्होंने 1893 में गणपत महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। इन्होंने दो बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था जिनका नाम मराठा और केसरी था, बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इन्होंने कर ना देने का आंदोलन चलाया और वहाँ की जनता ने प्रसन्न होकर इनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। मांडले जेल में जब ये बंद हुए 6 वर्षों के इनको कारावास मिला था, तो वहीं पर इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ये कांग्रेस के एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। इंपॉर्टेंट है। 1906 में इनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। वेलेंटाइन सिरोल, जो कि इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक के लेखक थे, एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में अपनी टिप्पणी की थी और कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में इतनी बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी। इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी तथा द पीपल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इटली के राष्ट्रपिता मैजिनी को इन्होंने अपना गुरु माना था। कांग्रेस के बारे में इनकी टिप्पणी ये थी कि कांग्रेस को इन्होंने सेफ्टी वाल्व कहा था। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार की लाठियों से पीटे जाने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया और वंदे मातरम पत्र के संपादक थे। अरविंद घोष के बारे में बात करें तो ये युगांतर और कर्मकोयोगी पत्रिका के प्रकाशक थे और वंदे मातरम पत्रिका से भी ये जुड़े थे। अलीपुर षड्यंत्र केस में भी अरविंद घोष का नाम आता है और ये उससे जुड़े थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी के अरविंदो आश्रम में योगी जीवन बिताया था। ओके, तो ये आज का वीडियो हो गया और आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण था। इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा और कल से हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कल से एक प्रकार से प्रॉपर रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। कल से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नमस्कार।